नमस्कार, इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बीए थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री फर्स्ट का जो पेपर है आपका, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार या बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने ये जानने का प्रयत्न किया था कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो व्यापारी के रूप में भारत के पश्चिमी तट पर उतरते हैं और बाद में वो अपने जो एक तरह से शासन की जो शुरुआत है वो बंगाल से आरंभ करते हैं। ठीक, आज हम पढ़ रहे हैं वो बंगाल के बारे में अगर हम संक्षिप्त में उससे पूर्व के इतिहास के बारे में जाने तो आपको ये समझना होगा या समझने का हम प्रयत्न करें कि बंगाल पे अंग्रेजों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है या अपना जो ऑफिस है वो लगभग 1651 ईस्वी के अंदर हुगली में स्थापित किया है। हमें जानना है कि अपना जो पहला ऑफिस उन्होंने जो खोला था बंगाल के अंदर वो 1651 ईस्वी के अंदर, और वो कहां खोला था? उन्होंने हुगली में खोला था। और उस समय वहां का जो सूबेदार था बंगाल का वो था शाह शुजा, जो सम्राट शाहजहां का सेकंड बेटा था या सेकंड जो पुत्र था, द्वितीय पुत्र। तो उस समय सूबेदार था वो शाह शुजा, जो शाहजहां का दूसरा बेटा था। उसकी अनुमति से 1651 के अंदर अंग्रेज जो है वो बंगाल के अंदर हुगली में अपना जो व्यापारिक जो व्यापार करने के लिए एक से कहिए कि वो अपने एक ऑफिस ही कहेंगे आप सीधे रूप में उसको, व्यापारिक कोठी कहे या ऑफिस कहे, वो कुछ भी आप कुछ भी समझिए। तो अपना जो पहला कार्यालय उन्होंने खोला था 1651 में हुगली में उन्होंने खोला था। अंग्रेजों के मुगलों के जो सूबेदार थे इसमें शाह शुजा, शाहजहां का दूसरा बेटा था, उसकी अनुमति से। देखिए कि ये जो सूबेदार है वो धीरे धीरे जब 18वीं शताब्दी का आरंभिक दौर प्रारंभ होता है या शुरुआती जो दौर है 18वीं शताब्दी का प्रारंभिक दौर, उसमें जाकर के धीरे धीरे जो बंगाल के जो सूबेदार है वो एक तरह से धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं। या यूं कहे कि जो दिल्ली से उनका कांटेक्ट था, वो जो संबंध था, धीरे धीरे उसको काटने के लिए फिराक में है और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए अब वो अपने आप को नवाब की उपाधि से संबोधित करते हैं। तो 18वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दौर है, तो किस तरह से जो बंगाल के जो नवाब है वो अपने आप को सूबेदार कहते हैं, और सूबेदार कहने का अर्थ नवाब कहते हैं, सूबेदार तो थे वो, अब वो अपने आप को नवाब कहते हैं। और नवाब को अपने आप को कहवाने के पीछे उनका यही था कि अब जो है वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों में, अपनी उपाधि में वृद्धि कर रहे हैं और एक तरह से वो ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि अब वो केंद्र के ज्यादा अधीन नहीं है, यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है वो बंगाल में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलकर देखते हैं कि 1732 के आसपास में जाकर के जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलीवर्दी खां, वो बिहार का सूबेदार बनता है। हमें ये समझना है, अलीवर्दी खां का नाम हमें याद रखना है कि अलीवर्दी खां लगभग 1732 के इर्द गिर्द जाकर के वो बिहार का क्या बनता है? सूबेदार बनता है। और आगे चल करके फिर वो क्या करता है कि नवाब जो सुजाउद्दीन है उस समय बंगाल का नवाब के सुजाउद्दीन, उस सुजाउद्दीन का पुत्र है सरफराज। उस सरफराज को वो क्या करता है कि गिरिया के युद्ध में पराजित कर देता है और गिरिया के युद्ध में पराजित करके वो एक तरह से बंगाल पर अपना अधिकार कर देता है 1740 के आसपास। ठीक है, तो 1740 में अलीवर्दी का बंगाल का सूबेदार बनता है और उसी समय जो है वो क्या करता है कि गिरिया के युद्ध में जो सरफराज है, जो बंगाल का सूबेदार है, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज है, इसको पराजित करके वो जो है बंगाल पर अधिकार कर देता है और एक तरह से बंगाल का नवाब जो है वो धीरे धीरे बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें कि वो बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों सम्मिलित भूभाग जो है इसका नवाब बनता है 1740 के अंदर। आपको ऐसे समझना है, अगर एकदम संक्षिप्त में आप समझिए कि 1740 के आसपास जो अलीवर्दी का है वो बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, वो कैसे बनता है? तो वो सरफराज को गिरिया के युद्ध, सरफराज कौन है? तो उससे पहले जो सुजाउद्दीन था बंगाल का नवाब, उसका ये बेटा था, उसको पराजित करके वो आगे चल करके ये बंगाल का नवाब बनता है।
करते हैं और बंगाल के नवाबों का इतिहास जब पढ़ते हैं तो बंगाल के नवाबों के इतिहास में जब हम अलीवर्दी खां को पढ़ते हैं तो अलीवर्दी खां बहुत ही एक तरह से चतुर किस्म का जो है नवाब रहा है, बहुत ही चालाक था और वो ये समझता था, वो ये जानता था कि जिस तरह से यूरोपियन जो व्यापारी जो भारत में आए हैं, बंगाल में आए हैं और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और वो अपने देखिए अलीवर्दी खां की कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी ही, ठीक, और आगे चल करके हम जिसका जिक्र करेंगे इतिहास के अंदर वो भी उनका उत्तराधिकारी बनेगा। तो अलीवर्दी खां जनरली यूरोपियन के बारे में वो यूरोपियन जो जातियां थी, जो जितने व्यापारी थे पहले अंग्रेज हो फ्रांसीसी सबको कहता था ये एक तरह से मधुमक्खियां हैं और वो ये सलाह देता था कि ये जो मधुमक्खियां है और इनके अंदर जो है आप उनको न छेड़े, कि अगर आपको इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देगी और छेड़ दिया तो ये डंक मार के आपको काट के मार देगी या घायल कर देगी। तो कुल मिलाकर हमें समझना है कि ये जो अलीवर्दी खां है ये अलीवर्दी का बहुत ही चालाक किस्म का या एक तरह से उसमें दूरदर्शी शासक था बंगाल का, जिसने अपने ज्ञान से अपने अनुभव से ये जताने का प्रयत्न किया कि यूरोपियन जातियां जो भारत में आई है लेकिन ये भारत में इनके जो मंसूबे हैं वो सही नहीं है और आगे चल करके अगर इनको सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो ये आगे आने वाले समय में बंगाल के लिए या कोई देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से जो अलीवर्दी खां के बाद में जो शासक बनता है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के काल में किस तरह से अंग्रेज जो है वो बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।